हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स का सेट बी का जो आगे का जो क्वेश्चन था, यानी इससे पहले ये पार्ट 2 है। ठीक है, सेट बी का ये पार्ट 2 है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने अपडेट कर चुका है वीडियो। तो यदि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को हम पूरा डील करेंगे। ओके, और ये आपको मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके ये लास्ट टाइम में आपको सैम्पल पेपर से आपको प्रैक्टिस करना। ठीक है, यानी जो मॉडल पेपर है उससे आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए सारे मॉडल पेपर एक एक करके प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। कुछ दिनों में सारे सेट यानी चारों सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो आप हमेशा इससे पढ़िए, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप अप्लाई करिए। अगर टाइम आपके पास कम है तो कम से कम समय में स्मार्ट स्टडी करिए और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस। और रही बात इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा आपको, तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का भी लिंक है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी जितनी पीडीएफ है हमने वहीं प्रोवाइड कर दिया है, तो बेशक आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, अब आपके पास क्वेश्चंस है। हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखना है, सूत्र लिखना है, और सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य व छोटा तरंगदैर्ध्य किस परास का होता है ये बताना है। और फिर उसके बाद प्रश्न है आपके पास, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम की किस श्रेणी में पड़ती है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप, है ना, कि 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2² माइनस 1/n²। जहाँ n की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, यहाँ 2 स्क्वायर है इसलिए 3 4 5 6 एक नंबर लिखेंगे, और r क्या यहाँ बस रिडबर्ग नियतांक। ठीक है, और लेमडा तरंगदैर्ध्य। फिर दूसरे प्रश्न का आंसर, सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य व छोटा तरंगदैर्ध्य किस परास का होता है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य n बराबर 3 के लिए 6563 एंगस्ट्रॉन तथा सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य लेमडा इज इक्वल टू इन्फिनिटिव अनंत के लिए 3646 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा इन्फिनिटिव और सबसे बड़ा n बराबर 3 के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, और फिर लास्ट जो इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन है कि इस श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो हैं दृश्य क्षेत्र में पड़ती हैं। दृश्य क्षेत्र मतलब जो विजिबल हैं, यानी जिसको देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या श्रव्य तरंगों को रिक्त आकाश में सीधा प्रसारण असंभव है या सीधा प्रसारण संभव है, उसका रीजन बताना है। तो ये 3 नंबर का ये अंतिम प्रश्न है। श्रव्य तरंगों को रिक्त आकाश में सीधा प्रसारण संभव नहीं है क्योंकि इसकी ऊर्जा जो होती है ना वो बहुत कम होती है, और साथ ही वायुमंडल में अभिगमन करने पर छीड़न के कारण ऊर्जा में सतत ह्रास होता है। ठीक है, यानी धीरे धीरे कम होने लगता है, और जिससे इनका आयाम क्रमशः कम होता जाता है, और साथ ही कुछ ही दूरी पश्चात आयाम लगभग पूरी तरह से 0 हो जाता है, अतः तरंगों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी जो 4 नंबर का प्रश्न है उसे हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी CGPET या फिर पैट एग्रीकल्चर के लिए या फिर PPHT की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, और आप चाहें तो आप हमारे इस व्हाट्सएप यानी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप चाहें तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, 21 मार्च यानी 21 मार्च से आप लोगों की जो क्लासेस है वो रन हो जाएगी। अभी भी
जो ड्रॉपर बैच है वो क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। तो यदि आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रश्न देखिए, प्रश्न में ही इसका आंसर मिलता है। ये क्वेश्चंस लगातार 2019 से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 नंबर में, तो इसे आप अच्छे से देखिए और समझिए कि क्वेश्चन में क्या कहा जाता है ना। क्वेश्चन है आपके पास कि विजय अपने घर में लगे विद्युत आपूर्ति मेंस के किट कैट को फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे पैर चल रहा था। एकाएक वह चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसके पुत्र अमित ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहनकर उस स्थान की ओर दौड़ लगाई। उसने लकड़ी का एक डंडा यानी बैटन लिया और इसकी सहायता से मुख्य आपूर्ति को बंद किया। अब यहाँ से आपके पास प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या क्या हैं उसे आप देख लीजिए ना। तो प्रश्न ये बनता है यहाँ से कि भारत में मुख्य आपूर्ति की वोल्टता की आवृत्ति क्या है। आपने अक्सर देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, इस पे 50Hz लिखा होता है ना। मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलेगा जिस पे आपको 50Hz लिखा हुआ मिलेगा। तो ये एक्चुअल में हमारे भारत की इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी मानी जाती है, ठीक है, राइट। ये हमारे क्या है, भारत की इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी है। तो हमारे जो भारत देश में इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है ये लगभग इतने ही वोल्टता आवृत्ति की अप्लाई होती है, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज बोलेंगे उसको। तो पहला प्रश्न यही पूछा गया है कि भारत में मुख्य आपूर्ति की वोल्टता और आवृत्ति क्या है, तो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। और जो वोल्टता पूछा गया है तो जो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वो कितना होता है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट होता है। और किस क्रम में लगे होते हैं घरों के उपकरण, समांतर क्रम में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है, वोल्ट किस क्रम का होता है तो वो 220 वोल्ट, और कितने आवृत्ति का होता है तो 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब अगला प्रश्न इसी में पूछा है कि आजकल जो विद्युत उपकरण उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश के लिए AC वोल्टता प्रयुक्त करते हैं, ऐसा क्यों। देखिए अब क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको डेली लाइफ से रिलेट करता हुआ, ठीक है, उसका जो आंसर बताना है आपको सैद्धांतिक तौर पे बताना है, जो थ्योरिकल बेस है। ओके, तो यहाँ से प्रश्न देखिए आप, इसका उत्तर हो जाएगा कि क्योंकि ट्रांसफार्मर की सहायता से AC वोल्टता को आसानी पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ट्रांसफार्मर होता है, 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर और ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करना या फिर वोल्टेज को परिवर्तित करना, ठीक है, दोनों होता है, लो को हाई करता है और हाई को लो भी करता है। तो इसमें आप बताएंगे कि क्योंकि ट्रांसफार्मर की सहायता से AC वोल्टता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से DC में बदला जा सकता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, आपके जो एक स्टेटमेंट जो दिया था क्वेश्चन में उसी से रिलेट करता हुआ है कि विजय के अपने क्रियाकलाप से प्रदर्शित 2 गुणों को लिखिए। मतलब जो विजय के द्वारा किया गया कार्य कि उसने देखा तो लकड़ी लेकर दौड़ा ना, और विद्युत आपूर्ति मेंस के किट को बंद किया, तो इससे उसकी क्या भावना है, मतलब उससे उसकी क्या जानकारी है ना, तो उसके बारे में लिखना है। तो विजय में मददगारी प्रवृत्ति थी, मतलब इससे ये लगा, ये प्रोसेस करने से, एक्टिविटी से ये पता चलता है कि विजय एक क्या है, एक प्रकार से मदद करने वाला इंसान है ना, तो उसे आप लिखेंगे। दूसरा उसमें व्यवहारिक वैज्ञानिक ज्ञान था, उसमें एक वैज्ञानिक ज्ञान था, मतलब वो जानता था कि इसको हाथ से टच नहीं करना है, मतलब एक सूखी लकड़ी की सहायता से विद्युत आपूर्ति के मेंस को हमको एंड करना, मतलब वहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसलिए वो लकड़ी लेकर गया, है ना। उसमें
परिणति बुद्धि थी, मतलब उसमें एक जिज्ञासु यानी जिज्ञासुपन बुद्धि था, यानी एक प्रकार से उसको क्यूरियसिटी थी, हर एक चीज़ को जानने वाला, वो उसके बारे में जानता था, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसी में आपको मिल जाएगा प्रश्न है अथवा में कि लेंज का नियम हमें परिपथ प्रेरित धारा की दिशा बताता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि के कारण विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी तथा इसका विपरीत भी सदैव सत्य होगा, तो इसके अनुच्छेद को पढ़कर आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, उसके आंसर बताने हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, नहीं करता है। और दूसरा प्रश्न है प्रेरित धारा की दिशा को और किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। और अगला प्रश्न कि दैनिक जीवन में लेंज का नियम किस प्रकार उपयोगी है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न का उत्तर होगा कि नहीं, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता। दूसरा प्रश्न है कि प्रेरित धारा की दिशा को और किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रेरित धारा की दिशा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। और इसका दैनिक जीवन में उपयोग तो क्या बताएंगे कि लेंज का नियम यह दर्शाता है कि कार्य के ऋणात्मक परिमाण के आधार पर हम कार्य करना नहीं छोड़ सकते, और हम किसी चुंबक को कुंडली के निकट या दूर ले जाते हैं तब किया गया यांत्रिक कार्य यानी मैकेनिकल वर्क विद्युत ऊर्जा में प्रेरित धारा तथा विद्युत वाहक बल के रूप में प्राप्त होता है। जैसे ही हम चुंबक की गति को रोक देते हैं, प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल का मान भी पूरी तरह से जीरो हो जाता है। अर्थात कार्य सतत करते रहना चाहिए, क्योंकि प्राप्त ऊर्जा या परिमाण सदैव किए गए कार्य या मेहनत ही अनुपात में प्राप्त होता है। ठीक है, मेहनत के अनुपात में ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का ये आंसर हो जाएगा इसका। अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट सेक्शन, ये जो कि 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। ठीक है, प्रश्न है आपके पास, ये पहले चैप्टर का ही प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्थिर विद्युत के अंतर्गत गॉस का प्रमेय लिखकर तथा आवेश के अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो गॉस का नियम लिखेंगे आप, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश तथा उस बंद पृष्ठ से अभिलंबित होकर गुजरने वाली बल रेखाओं के बीच संबंध को गॉस का प्रमेय कहते हैं। इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबित होकर गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और ε0 क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो परिभाषा के अनुसार आपने ये दिखा दिया। ठीक है, फिर आवेश के अनंत समतल चादर के समीप पूछा गया है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले ये डायग्राम बना लेंगे। आवेश के अनंत समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक। तो ये आपको एक इस प्रकार से डायग्राम बनाना है, पूरी तरह से इसे आवेशित कर देना है, यानी धनात्मक आवेश से। और फिर एक समाक्षीय बेलन की हम यहाँ से कल्पना कर लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं P और P', ये क्या है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। ठीक है, तो ये मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार मान लेते हैं ये एक जो यानी चादर ABCD है ना, ये एक चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है, यानी इस तरफ भी बिंदु P है और इस तरफ P' है। तो ये दूरी इसकी R ही होगी, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर के दूसरी ओर R दूरी पर एक दूसरी बिंदु P' हमने ले रखा है यहाँ पास। ओके, तो इस प्रकार लेते हैं कि P और P' यानी ये P और ये P' चादर के लंबवत हों, यानी ये चादर है आपके पास है ना, इसके लंबवत होगा। तो चादर R पर P और P' अक्ष वाले एक बेलन की
हम रचना कर लेते हैं। ये P और P डैश वाले एक बेलन मिल गया आपको। इस बेलन का वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या है A, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। तब बेलन का बंद पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो ये दोनों पृष्ठ अगर बंद हैं तो ये गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार गॉसीय पृष्ठ के अंदर जो टोटल आवेश है वो Q नॉट बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। और इसी प्रकार से बेलन का वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, 0। ठीक है, यानी cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स एक बार इस साइड का लेंगे P तरफ का तो EA होगा, और फिर P डैश का भी लेंगे तो उधर भी EA होगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो 2EA आ गया। गॉस के प्रमेय से हमको मालूम है फाई E की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब इन्हीं दोनों समीकरण की सहायता से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2EA अपॉन Q एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। E का मान Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया आपको E का मान। तो इस प्रकार अब समीकरण 1 में अगर इसका मान रखेंगे तो E बराबर क्या होगा, Q की वैल्यू क्या होगा समीकरण 1 से मान, Q का मान सिग्मा ए होता है। ठीक है, तो उसको लिखना है सिग्मा ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक, तो ये आपके पास ये इसका डेरिवेशन हो गया। तो स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो R पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पर जो E निकाले हैं यहाँ पास R नहीं है, है ना, तो R नहीं है तो ये इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, इक्वल होती है, यानी एक समान होती है। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न इसी में दिया हुआ है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हैं, है ना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइएगा, तो इससे हम और डिटेल से हम बता देंगे। वैसे भी इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, टॉपिक डाल के यहाँ सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। ओके, इससे पहले ये डेरिवेशन का वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। अगला देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम, किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो आप इसका डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे, ये इसका ये डायग्राम है। तो डायग्राम बनाने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन करना होगा। ओके, तो बायो-सेवर्ट का जो नियम है उसी नियम पर आधारित है ये, और उसी सूत्र से फॉर्मूले से अपने को करना है। डायग्राम में एक बार समझ लीजिए आप कि इसमें क्या क्या चीज़ें डायग्राम में है। तो आप देख सकते हैं ये जो आप एक वृत्ताकार कुंडली है ना, ठीक है, जिसमें अगर आप देखें यहाँ पास AB है ना, और नीचे भी आपके पास A डैश B डैश मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, एक अल्पांश है। ठीक है, तो और इसकी त्रिज्या कितनी है, A त्रिज्या है, और इस वृत्तीय कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है, धारा I बह रही है। ठीक है, और अब यहाँ से अगर आप देखें तो इस वृत्तीय कुंडली का जो मध्य बिंदु लिया गया है O, और O से x दूरी पर एक बिंदु P लेना है जहाँ पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इस अक्ष को हम और आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और फिर इस पर PN है ना, PN और PN डैश ये एक लंब हो गया, जिसमें कि दोनों दिशाओं में जो यहाँ पास एंगल बन रहा फाई, तो एक दिशा क्या होगा DB cos फाई और दूसरा भी DB cos फाई होगा। ये एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। ठीक है, और PR और PR ये दोनों क्या होंगे, DB के अनुदिश जो घटक होगा जो दो समकोणिक घटकों में वियोजित किया गया है, DB sin फाई
यहाँ होगा और नीचे भी यहाँ पास डी बी साइन फाई, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2 dB साइन फाई आपको मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये तो आपका डायग्राम की बात हो गई। ठीक, और यहाँ देख रहे हैं ये रेडियस आर यहाँ पर शो किया गया है ना, और ये जो अल्पांश आपको दिख रहा है इसकी लंबाई कितनी है dl, ऊपर और नीचे दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक एंगल, एक आपको राइट एंगल मिल रहा है यानी समकोण त्रिभुज, और यहाँ से भी मिल रहा है आपके पास। तो इसका डेरिवेशन आप देखेंगे तो ये अगर आप देखें तो ये पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें बताना है कि मानना कि ए त्रिज्या का एक वृत्तीय लूप है जिसमें आई विद्युत धारा तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। जितना अच्छे से आप डायग्राम को समझेंगे उतना ही इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास से देख लेते हैं कि इस अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डी बी बराबर μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस थीटा अल्पांश ए बी और अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। तो थीटा बराबर हमारे पास क्या मिल गया यहाँ पास 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितना मान आएगा इसका आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका मान आया अभी। अब इसके लिए क्या करना है, इस क्षेत्र की दिशा जो है अल्पांश ए बी और अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के लंबवत है यानी पी आर के अनुदिश। ठीक है, तो इसको दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, एक है डी बी साइन फाई ओ पी के अनुदिश हो जाता है इसके अनुदिश, और दूसरा है डी बी कॉस फाई अक्ष ओ पी के लंबवत दिशा में, है ना, तो इसके लंबवत दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो यदि लूप ठीक निचले सिरे पर वैसाभिमुखी उतनी ही लंबाई डी एल का एक दूसरा अल्पांश लेंगे ए डैश बी डैश, इसके लिए बोला गया है। तो सारी चीज़ें इसको भी दो घटक में वियोजित करेंगे, एक डी बी साइन फाई ओ पी और दूसरा डी बी कॉस फाई ओ पी के लंबवत घटक। लेकिन इसमें याद रखिएगा जैसे पहले वाले में लूप के निचले सिरे पर उतना ही है जब हम ले रहे हैं, तो यहाँ पास पी एन और पी एन डैश एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए अक्ष ओ पी के लंबवत घटक एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। और स्पष्ट है कि वृत्तीय लूप के सभी अल्पांश के कारण जो घटक ओ पी के लंबवत होंगे एक दूसरे को निरस्त करते जाएंगे, और किंतु ओ पी के अनुदिश घटक जैसे ये था ना, यहाँ पास पी पॉइंट था और ओ, तो ओ पी के अनुदिश घटक जो यहाँ पास आपके पास पी आर और पी आर था यानी डी बी साइन फाई, है ना, यहाँ पास जो आपके पास मिल रहा था, तो ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो वृत्तीय लूप के कारण बिंदु पी पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये आप लिखेंगे बी बराबर डी बी साइन फाई समेसन, है ना। तो डी बी की वैल्यू आप इक्वेशन से पुट करेंगे μ0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू ए बाई आर कहाँ से है वो आप देखिए यहाँ पास आप देखिए डायग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पास फाई एंगल है। ठीक है, फाई एंगल है, तो यहाँ पास से ये एक ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल, साइन फाई निकालेंगे आप, है ना। तो साइन फाई बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का मान कितना है ए, है ना, और हाइपोटेनस ये क्या है, कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण कितना है आर, तो ए बटे आर आ गया। ठीक, तो यही वाली वैल्यू यहाँ पुट की गई है, यहाँ पास साइन फाई इज इक्वल टू ए बाई आर। ओके, ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ से क्या करना है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पास पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए ए बाई आर रख दिए तो आर क्यूब मिल गया आपके पास, तो μ0/4 पर ये कांस्टेंट है इसलिए हम इसको बाहर कर लिए हैं। फिर इसके बाद आई डी एल, है ना, तो इसमें से आई ए को हम बाहर कर देंगे और अपन आर क्यूब को बाहर कर देंगे, तो बच गया क्या, समेसन डी एल। ठीक है, या सिग्मा डी एल। तो याद रखिए जो सिग्मा डी एल है तो ये क्या है, लूप की परिधि। ठीक है, ये जो लूप है इसका परिधि है 2 पाई ए, एक्चुअल में इसका जो त्रिज्या क्या है ए है, और तो इसका परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई ए होगा। जनरली जो आपके पास परिधि होता है, परिधि का सूत्र अगर त्रिज्या आर है तो 2 पाई आर होता है ना, लेकिन हमारे पास यहाँ त्रिज्या ए है इसलिए 2 पाई ए कर दिए हैं, तो ये लूप की परिधि हो जाएगी। ठीक है, तो इसी
इस वैल्यू को भी हमको क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। तो देखिए 2 पाई से 2 पाई अगर चाहें तो ये कट भी सकता है, लेकिन अभी हमको कैंसिल नहीं करना है। तो यहाँ पास क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब देखिए एंगल सी ओ पी है ना, सी ओ पी, फिर से यहाँ पास हमको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करना है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू आपको मिल जाएगा है ना, कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो फिर इसके आगे क्या करेंगे, आर क्यूब निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक, आर क्यूब निकालेंगे तो 3/2 होगा, क्योंकि यहाँ 1/2 है, 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो आर क्यूब का मान क्या करना है, आपको इक्वेशन 3 में रख देना है। तो देखिए इक्वेशन जैसे थर्ड में रखेंगे इसकी वैल्यू, तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो एन फेरो वाली वृत्तीय कुंडली बनाए जाए तो सिर्फ इसमें क्या करना है, इसी इक्वेशन में एन का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास डेरिवेशन आ जाएगा। ओके, अब इसी में दिया हुआ है टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है ना, तो इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अंतिम प्रश्न है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, क्या कारण है कि ध्वनि तरंगों में विवर्तन की घटना प्रदर्शित करना प्रकाश तरंगों की अपेक्षा आसान होता है, तथा प्रकाश व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखना है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही बताना है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पास प्रकाश का विवर्तन होता क्या है उसे लिख दीजिए, कि जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से होकर गुजरता है या उसके मार्ग में कोई महीन वस्तु अवरोध जैसे बाल, तार इत्यादि आ जाए तो प्रकाश किनारों पर मुड़ जाता है। तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर प्रकाश के इस प्रकार के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। शर्त क्या है इसका, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए अवरोध के आकार को या स्लिट के द्वारा के तरंगों को तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से इसको आप बताएंगे, और दोनों में अंतर भी आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो दोनों में अंतर, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। फिर अगला प्रश्न है, दूरदर्शी क्या है, उसके प्रकार लिखना है और खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। तो क्या क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था, किरण पथ, और जब अंतिम प्रतिबिंब सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इसका सबसे पहले आवर्धन क्षमता का व्यंजक, जब अंतिम प्रतिबिंब सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो जो जो कंडीशंस दिया हुआ है उसी के आधार पर आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है। अगर दूरदर्शी यानी ये जितने भी सूक्ष्मदर्शी हैं, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, फिर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको डाउट आते हैं या फिर नहीं बनते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए सारे सेट अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक भी है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन होकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।